अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं डॉक्टर शालमा सिद्दीकी। आज मैं आप लोगों के सामने जो टॉपिक लेके आई हूँ वो बीएमएस के कोर्स का एक बेहद ही इंटरेस्टिंग, बेहद ही इम्पोर्टेंट बट एट द सेम टाइम बेहद ही कंफ्यूजिंग सब्जेक्ट है। आप समझ गए होंगे मैं किस टॉपिक की बात कर रही हूँ। ये है इल्मुल अमराज। इल्मुल अमराज यानी कि ओल्ड पैथोलॉजी। बीएमएस सेकेंड ईयर में ये एक सब्जेक्ट है ओल्ड पैथोलॉजी, या जो है इल्मुल अमराज के नाम से, जो कि स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही चैलेंजिंग सब्जेक्ट होता है, क्योंकि ये जितना ही इंटरेस्टिंग है उतना ही कंफ्यूजिंग है। स्टूडेंट्स सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर फाइनल ईयर सब कंप्लीट करके चले जाते हैं, स्टिल उनका जो कंफ्यूजन है ना, स्पेशली उसके फर्स्ट जो चैप्टर है उसका सबब का, मर्ज का, अर्ज का, उनको वो डाउट ही नहीं क्लियर होता। ये उनकी डेफिनेशंस में स्टूडेंट्स क्योंकि रखते हैं और आपस में इतना उलझ जाते हैं ना कि इसका रिजल्ट में क्या होता है कि वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि इंटर्नशिप में हैं, जो कि पीजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्टिल उनका जो कंफ्यूजन है ना वो दूर नहीं होता है। तो आज मेरी कोशिश ये रहेगी कि इसमें इस टॉपिक से रिलेटेड आपके जितने भी कंफ्यूजन है, जितने भी डाउट्स हैं, इंशाल्लाह वो सारे क्लियर होंगे। बस आपको करना क्या है, इस वीडियो के एंड तक बने रहना है। सबसे पहले इल्मुल अमराज। इल्म क्या है? किसी चीज की नॉलेज या स्टडी। और अमराज क्या है? अमराज का मतलब होता है, अमराज एक प्लूरल वर्ड है, यानी कि जमा है किसकी? मर्ज की। तो वाहिद और जमा आप समझते हैं? वाहिद और जमा, वाहिद जमा कुछ नहीं है, जो हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ते आए हैं ना, सिंगुलर और प्लूरल, वही है। ठीक है, वाहिद का मतलब होता है सिंगुलर और जमा का मतलब होता है प्लूरल। मर्ज क्या है? यानी डिजीज। तो मर्ज एक सिंगुलर वर्ड है और अमराज उसी का प्लूरल है। ठीक है, तो किसी भी इस तरह के वर्ड्स देख के कंफ्यूज नहीं होना है, कहीं अमराज पढ़ लिया कहीं मर्ज पढ़ लिया। तो मर्ज क्या है? अमराज जो है, अमराज क्या है? मर्ज की जमा है। और वाहिद क्या है इसका? मर्ज यानी कि डिजीज। तो इल्मुल अमराज यानी डिजीजेस। तो इसमें नाम से ही समझ में आ रहा है, इल्मुल अमराज यानी स्टडी ऑफ डिजीजेस। ठीक है, स्टडी ऑफ डिजीजेस, यानी कि ये सब्जेक्ट यानी इल्मुल अमराज, इसमें हम क्या पढ़ते हैं? स्टडी करते हैं किसकी? डिजीजेस की। डिजीजेस किसकी? ह्यूमन बॉडी की। इससे पहले मैंने बताया है, इल्म तिब जो पूरा जो स्टडी ऑफ मेडिसिन है वो पूरा किस पे बेस्ड है? ह्यूमन बॉडी पे। तो अगर हम सेहत की बात कर रहे हैं तो भी किसकी बात कर रहे हैं? ह्यूमन बॉडी की। और अगर डिजीज की भी बात करें तो भी किसकी बात कर रहे हैं? ह्यूमन बॉडी की। तो ठीक है, तो इल्मुल अमराज इट इज अ स्टडी ऑफ डिजीज। किसकी डिजीज? ह्यूमन बॉडी की डिजीज। तो आते हैं हम इसकी डेफिनेशन पे, यानी इसकी तारीफ पे। इल्मुल अमराज है क्या? इल्मुल अमराज वो इल्म है जिसमें हम जिस्म इंसान की गैर तबई साख्त और उसके आज़ा की गैर तबई हालत से बहस करते हैं। बहुत ही हैवी वर्ड्स लग रहे होंगे, अभी सिंप्लीफाई करती हूँ। इल्मुल अमराज वो इल्म है, यानी कि ये वो स्टडी है जिसमें हम जिस्म इंसान यानी कि ह्यूमन बॉडी, यानी कि ह्यूमन बॉडी की गैर तबई साख्त। गैर तबई का मतलब होता है एब नॉर्मल, जिसमें इंसान की गैर तबई साख्त। साख्त का मतलब होता है स्ट्रक्चर, यानी कि जिसम इंसान की गैर तबई साख्त, यानी ये वो स्टडी है जिसमें हम जिस्म इंसान की गैर तबई साख्त यानी कि ह्यूमन बॉडी के एब नॉर्मल स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं। और आजा यानी कि ऑर्गन्स। आजा भी एक प्लूरल वर्ड है, जो कि किसका? इसका सिंगुलर है उजू, यानी कि ऑर्गन। उजू है ऑर्गन और आजा इसकी जमा है, यानी कि वो ऑर्गन्स। ठीक है, हम इसमें क्या पढ़ते हैं? जिसमें इंसान की गैर तबई साख्त, यानी कि ह्यूमन बॉडी के एबनॉर्मल स्ट्रक्चर को और ह्यूमन बॉडी के ऑर्गन्स की गैर तबई यानी कि एबनॉर्मल हालत यानी कि कंडीशन से बहस करते हैं। यानी कि ये वो स्टडी है जिसमें हम ह्यूमन बॉडी के एबनॉर्मल स्ट्रक्चर्स को पढ़ते हैं और ह्यूमन बॉडी के जो ऑर्गन्स है ना, उनकी जो एबनॉर्मल कंडीशन है उनके बारे में पढ़ते हैं। तो इट इज द स्टडी विच डील्स विद द एबनॉर्मल स्ट्रक्चर एंड एबनॉर्मल कंडीशन ऑफ ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, यानी कि ह्यूमन बॉडी की किसी भी तरह की स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी हो, ह्यूमन बॉडी के जो फंक्शंस है, जो ऑर्गन्स है, उनके किसी तरह की फंक्शनल एबनॉर्मेलिटी हो, या किसी भी तरह की ह्यूमन बॉडी का ऑर्गन किसी भी तरह के एबनॉर्मल स्ट्रक्चर
या एबनॉर्मल फंक्शन या एबनॉर्मल कंडीशन में हो, यानी कि यहाँ हम नॉर्मल की बात नहीं कर रहे, यहाँ हम एबनॉर्मल की बात कर रहे। ह्यूमन बॉडी इन अ डिजीज्ड कंडीशन, इन एन एबनॉर्मल कंडीशन, तो इसके बारे में जो हम पढ़ते हैं तो इसको हम बोलते हैं इल्मुल अमराज। आई होप कि डेफिनेशन में कोई डाउट नहीं है, सारी चीजें क्लियर है ना। यानी कि ये वो इल्म है जिसमें हम जिस्म इंसान की गैर तबई साख यानी एब्नॉर्मल स्ट्रक्चर और आजा की गैर तबई हालत से बहस करते हैं। समझ में आ गई? किसी भी डिजीज को ट्रीट करने के लिए, उसको डायग्नोज करने के लिए सबसे पहले हमारे लिए क्या जरूरी है कि हमको उस डिजीज की मैकेनिज्म या उस डिजीज का जो भी प्रोसेस है उसके बारे में पता हो, यानी कि हमको उस डिजीज की माहियत, माहियत का मतलब होता है पैथोलॉजी, या हम मैकेनिज्म भी समझते हैं। किसी भी डिजीज को ट्रीट करने के लिए, उसको डायग्नोज करने के लिए हमें जरूरी है कि हमें उसकी माहियत का इल्म होना चाहिए, यानी कि हमें उस डिजीज की मैकेनिज्म का वो इल्म होना चाहिए। अब उस डिजीज की जो माहियत है यानी कि जो पैथोलॉजी है उसको समझने के लिए ये जरूरी है कि हमें उस डिजीज के असबाब का पता होना चाहिए। नाउ व्हाट इज असबाब? अगेन ये जमा है सबब की, ठीक है। सबब क्या है? कॉज। तो किसी भी डिजीज की माहियत को समझने के लिए हमें क्या पता होनी चाहिए? उस डिजीज के असबाब, यानी उस डिजीज के जो पॉजिटिव फैक्टर्स है हमें उसके बारे में पता होना चाहिए। अब जो असबाब है वो दो तरीके के होते हैं, या तो असबाब ऐसे होते हैं कि वो जाहिरी होते हैं, या फिर जाहिरी या नुमाया, या फिर मख्फी होते हैं। जाहिरी या नुमाया मतलब जो कि हमें क्लियरली समझ में आते हैं कि ये असबाब है, जो कि ओपन है, हमें समझ में आ रहे हैं कि ऐसे ये इस डिजीज के ये असबाब है, इस डिजीज का ये कॉज है, यानी कि इनको हम इजिली पहचान सकते हैं। और कुछ असबाब कैसे होते हैं? मख्फी, यानी कि हिडन होते हैं। कुछ असबाब ऐसे होते हैं जिनको हम नहीं समझ पाते, तो ऐसी कंडीशन में हमें उस डिजीज को समझने के लिए जिस चीज का सहारा लेना पड़ता है उसको हम बोलते हैं अलामात। इसके लिए हमको इस कंडीशन में अलामात का सहारा लेना पड़ता है। नाउ व्हाट इज अलामात? इट इज अगेन द प्लूरल ऑफ अलामत, मतलब सिम्टम्स। तो ठीक है, कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है, सिंपली हम ये बताना चाह रहे हैं कि इस इल्मुल अमराज में हमको इन चीजों की तीन चीज जो हम पढ़ते हैं, सबब, मर्ज और अर्ज, तो इनको पढ़ने की क्यों जरूरत है? किसी भी डिजीज में या किसी भी ह्यूमन बॉडी के लिए, या किसी भी डिजीज को ट्रीट कर रहे हैं, उसको कोई डिजीज हो गई है जिसको हमें ट्रीट करना है, तो जाहिर सी बात है मर्ज तो पढ़ेंगे ही। अब मर्ज को समझने के लिए क्या करना है? उसकी माहियत समझनी पड़ेगी, माहियत को समझने के लिए उसके सबब समझने पड़ेंगे, और सबब को समझने, सबब भी दो तरीके के होते हैं, या तो वो नुमाया तौर पे होंगे, यानी या तो वो इजिली आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या तो वो मख्फी होंगे यानी कि हिडन होंगे। तो ऐसे के लिए हमको क्या, तब हमको किसका सहारा लेना पड़ता है? अलामात का। अर्थ इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ अलामत, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम अब आगे का हमारा टॉपिक है, हमको समझना है सबब, मर्ज और अर्ज, जो कि इस पूरे चैप्टर का बेहद कंफ्यूजिंग टॉपिक है। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले सबब। सबब यानी कि कॉज। ये क्या होता है? सबब वो है जो कि पहले हो, यानी हमेशा सबब, मर्ज और अर्ज में सबसे पहले जो चीज होगी वो होगी सबब, ठीक है। सबब हमेशा सबसे पहले होगा, और इसकी मौजूदगी से बदन के अंदर कोई नई हालत, सेहत या मर्ज से पैदा हो जाए। और सबब वही है जो कि रीजन है किसके पीछे? बदन के अंदर यानी ह्यूमन बॉडी के अंदर कोई भी नई कंडीशन पैदा, यानी कि या तो वो हेल्दी स्टेट पैदा हो जाए या तो वो डिजीज स्टेट पैदा हो जाए। यानी कि ह्यूमन बॉडी अगर हेल्दी स्टेट में है तो उसका डिजीज्ड कंडीशन में पैदा होने के लिए जो चीज जरूरत है, जो जिस वजह से होगी, उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होगा, कोई ना कोई कॉज होगा, जिसको हम कहते हैं सबब। और अगर ह्यूमन बॉडी डिजीज स्टेट में भी है तो वहां से अगर वो हेल्दी स्टेट में आ रही है तो उसके पीछे भी क्या है? एक सबब, यानी कोई ना कोई सबब होगा ना, जिसके
कोई ना कोई रीजन तो होगा ना कि एक इंसान अचानक से बीमार पड़ गया, बीमार होने के बाद फिर ठीक हो गया। तो इन दोनों चीजों के पीछे कोई ना कोई जो काम करता है वो क्या है, सबब है। तो सबब वही है जो सबसे पहले होता है। मैंने कहा था यार तीनों में सबसे पहले सबब होगा। इसकी मौजूदगी यानी इसकी प्रेजेंस में क्या होता है, बदन के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर कोई नई हालत पैदा हो जाती है, या फिर साबिका हालत यानी कि प्रीवियस कंडीशन बरकरार रहे, प्रीवियस जो कंडीशन है वो एज सच एग्जिस्ट करे। तो कोई कंडीशन, कोई ह्यूमन बॉडी की कोई कंडीशन यानी कि वेदर इट इज अ डिजीज्ड कंडीशन और इट इज अ हेल्दी कंडीशन, तो वो कंडीशन चेंज हो रही है। इफ अ हेल्दियर स्टेट चेंजेस इनटू अ डिजीज स्टेट एंड इफ अ डिजीज्ड स्टेट चेंजेस इनटू अ हेल्दियर स्टेट, both needs a cause, some causative factors, both needs सबब। ह्यूमन बॉडी का, बदन इंसान का सेहत से मर्ज की हालत में आना या फिर मर्ज से सेहत की हालत आना, ये दोनों अपने आप नहीं होती, इनके पीछे कोई ना कोई सबब काम कर रहा होता है। या फिर कोई बॉडी किसी कंडीशन में है, वेदर इट इज अ हेल्दियर स्टेट और इट इज अ डिजीज स्टेट, यानी कि ह्यूमन बॉडी अगर सेहत की हालत में है या मर्ज की हालत में है, तो उस कंडीशन को एज सच मेंटेन रखने के लिए भी जो एक चीज काम करती है वो भी सबब है। तो सबब सिर्फ यही नहीं होता है जो कि ये कंडीशन पैदा कर रहा है, सबब उस प्रीवियस कंडीशन को मेंटेन भी रख रहा है। तो सबब का काम क्या है कि कोई बदन के अंदर कोई नई हालत, चाहे वो सेहत हो चाहे वो मर्ज हो, तो उसको पैदा करना, या फिर जो प्रीवियस अगर कुछ नहीं पैदा कर रही है तो जो हालत है उसको एज सच मेंटेन रख रही है, यानी कि जो साबिका हालत है उसको बरकरार रख रही है। तो सबब की डेफिनेशन क्या हुई, सबब वो है जो अव्वलन हो, यानी सबब हमेशा पहले होगा, पहले सबब होगा फिर कोई मर्ज होगा। तो सबब हमेशा क्या होगा, पहले होगा। सबब वो है जो कि अव्वलन हो और इसकी वजह से बदन के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर कोई नई हालत या तो सेहत या मर्ज पैदा हो जाए, और या फिर जो है साबिका हालत, जो प्रीवियस कंडीशन है वो एग्जिस्ट हो, वो जो है वैसी ही मेंटेन रहे, यानी साबिका हालत बरकरार रहे। तो अभी सबब क्लियर हो गया, तो ये इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। सबब वो है जो कि पहले होता है, इसकी मौजूदगी से बदन के अंदर कोई नई हालत पैदा होती है, या सेहत या मर्ज, या फिर जो साबिका हालत है यानी प्रीवियस कंडीशन है वो बरकरार। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम पढ़ते हैं मर्ज। मर्ज यानी कि डिजीज। डिजीज या मर्ज की डेफिनेशन क्या है, ये बदन की वो गैर तबई हालत है जिसकी वजह से बदन इंसान के अफाल में बिजात और बिलावास्ता तरीके पर कोई खराबी पैदा हो जाए। तो जो इतनी देर से मैं बात कर रही हूँ ना कि ये बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक है, बहुत ही सबब मर्ज अर्ज में कंफ्यूजन अक्सर होती है, वो सारी कंफ्यूजन इन दो वर्ड्स की वजह से होती है, बिजात बिलावास्ता। क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या होते हैं ना, समझ नहीं पाते हैं बिलावास्ता क्या है, बिलवास्ता क्या है। ये बहुत ही छोटी सी चीज है बट स्टिल इतनी कंफ्यूजिंग है ना कि स्टूडेंट्स आप जब समझ नहीं पाते तो वो मिक्स कर देते हैं। डेफिनेशन अगर मिक्स होगी तो बिलवास्ता कुछ और हो जाएगा, बिलावास्ता कुछ और हो जाएगा। तो आज ये सबसे पहले इसको कोशिश करेंगे समझने की और सिंप्लीफाई करने की, ठीक है। मर्ज बदन की वो गैर तबई हालत है, यानी कि बदन की वो एबनॉर्मल कंडीशन। गैर तबई हालत मतलब एबनॉर्मल कंडीशन। बदन की वो गैर तबई हालत है जिसकी वजह से बदन इंसान यानी कि ह्यूमन बॉडी के अफाल यानी कि फंक्शंस में बिजात और बिला वास्ता तरीके पर कोई खराबी पैदा हो जाती है। अब ये बिजात और बिला वास्ता मतलब क्यों लगाया गया है, सीधा सीधा कहते हैं मर्ज बदन की वो गैर तबई हालत है जिसकी वजह से बदन इंसान के अफाल में खराबी पैदा हो जाती है, सीधे सीधे ये बात कह सकते हैं ना। पर ये क्यों कह रहे हैं कि बिजात तौर पे खराब हो रही है और बिला वास्ता तौर पे खराब हो रही है, ये बात क्यों कह रहे हैं? ये बात इसलिए कह रहे हैं ताकि हम मर्ज की जो डेफिनेशन है उसको डिफरेंशिएट कर सके, किससे, सबब से और अर्ज से। क्योंकि हम तीन चीजें पढ़ रहे हैं ना, सबब, मर्ज और अर्ज। तो सबब भी क्या करता है ना, क्योंकि सबब जो है वो भी बॉडी के फंक्शंस को यानी बदन के जो सबब भी क्या करता है, बदन के अंदर जो है अफाल में खराबी पैदा करता है, और जो अर्ज है वो भी बदन, उसकी वजह से भी बदन के अफाल में खलल आता है यानी खराबी पैदा होती है। तो क्या बेसिक क्या डिफरेंस होना चाहिए जो मर्ज को डिफरेंशिएट करे सबब से और अर्ज से, तो उसके लिए ये दो वर्ड्स की कैद लगाई गई है, बिजात और बिलावास्ता। तो चलिए पहले समझते हैं कि ये बिजात और बिलावास्ता ये जो है ये वर्ड इसका मतलब क्या है। तो पहले वास्ता समझते हैं, ठीक है। बिलवास्ता और बिलावास्ता में डिफरेंस समझते हैं। उससे पहले भी समझिए वास्ता। वास्ता क्या है, एक लिंक है, एक कनेक्टिंग लिंक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको कॉमन एग्जाम्पल समझते हैं,
हम सभी ने बचपन में अपने जब स्कूल डेज में एप्लीकेशन लिखते आए हैं ना छुट्टियों के लिए, अक्सर हमको फीवर होता है या हमारे घर पे शादियां पड़ती हैं तो हम हमेशा एप्लीकेशन लिखते हैं, तो उसमें हमेशा क्या लिखते थे, टू द प्रिंसिपल। और पर टू द प्रिंसिपल करके लिखते हैं, पर वो एप्लीकेशन कभी शायद ही कोई जाता होगा डायरेक्टली अपने प्रिंसिपल के पास उस एप्लीकेशन को लेके। तो क्योंकि मैक्सिमम हम क्या करते थे, अपने क्लास टीचर्स को देते थे ना, पर उस एप्लीकेशन में टू द क्लास टीचर क्यों नहीं लिखते, टू द प्रिंसिपल क्यों लिखते हैं? क्योंकि वो एप्लीकेशन हमें देनी कहाँ है, अपने प्रिंसिपल को देनी है, बट हम दे किसके थ्रू रहे हैं, एक अपने क्लास टीचर के थ्रू दे रहे हैं। तो वो जो क्लास टीचर है ना हमारा, वो हमारा क्या है, वो हमारा जो है बीच में वास्ता है, यानी उसके थ्रू हम पहुंच रहे हैं अपने प्रिंसिपल तक। वहां तक हम डायरेक्ट नहीं जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम अपने क्लास टीचर को पहुंचा रहे हैं अपनी कोई भी कंडीशन है, कुछ भी अपना जो भी हमारा डॉक्यूमेंट है या जो भी एप्लीकेशन है हमने उन तक दिया, फिर वो जा रही है, बट हम दे उन्हीं को रहे हैं, यानी कि हम जो है नाम हम उनका ही लिख रहे हैं ना, टू द प्रिंसिपल करके लिखते हैं, बट हम देते हैं अपने क्लास टीचर को। तो यहाँ पे जो हमारा क्लास टीचर है वो एज अ वास्ता काम करता है, तो अगर हम उनके थ्रू गए दैट इज बिल वास्ता, यानी हम एक वास्ते के थ्रू गए ना तो बिल वास्ता हुआ। कभी कभी ऐसी भी इमरजेंसी होती होगी कि स्ट्रेटली स्टूडेंट्स अपने प्रिंसिपल के पास जाते होंगे, तो वहां वो कुछ इमरजेंसी होगी जिसकी वजह से वो इंतजार नहीं करते कि हमारे टीचर आए फिर वो जाएं वो मैसेज कन्वे करे, तो वो डायरेक्टली स्ट्रेटली चले जाते हैं अपने प्रिंसिपल के पास। अब हमको क्या बीच में किसी मीडिएटर की जरूरत पड़ी, नहीं पड़ी ना, हम स्ट्रेटली गए ना, तो दैट इज बिला वास्ता। तो लोग क्या समझते हैं कि बिल वास्ता जो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है, ठीक है। बिल वास्ता का मतलब होता है इनडायरेक्ट, यानी किसी वास्ते के थ्रू हम गए, और बिला वास्ता का क्या मतलब होता है, डायरेक्ट, यानी कि मुझे बीच में किसी वास्ते की जरूरत नहीं हुई, मैं डायरेक्टली गई, ठीक है। तो अब ये जो बॉडी के अंदर एबनॉर्मल कंडीशन पैदा हो रही है, तो अगर ये जो मर्ज है ये बिला वास्ता खराब कर रहा है, बिला वास्ता बदन के अंदर खराबी पैदा कर रहा, मर्ज जो है वो डायरेक्टली, यानी कि अगर कोई भी फंक्शन ऑल्टर हो रहा है, कोई भी एबनॉर्मेलिटी हो रही है किसी भी स्ट्रक्चर में किसी भी फंक्शन में, तो वो हम कहते हैं ना इस मर्ज की वजह से हो रही है, यही तो बताते हैं। तो मर्ज जो है जो हालत उस गैर तबई हालत को पैदा कर रहा है वो बिला वास्ता कर रहा है या बिल वास्ता कर रहा है? मर्ज तो बिला वास्ता कर रहा है ना, मर्ज तो डायरेक्टली कर रहा है ना। लेकिन अगर हम बात करें इसको कंपेयर करें सबब से, तो सबब किसी कंडीशन को क्या डायरेक्टली पैदा करता है या इनडायरेक्टली पैदा करता है, आप सोचिए, ठीक है। ये ऐसे फ्लो चार्ट चल रहा है, सबब, मर्ज, और फिर समझ लीजिए एबनॉर्मल फंक्शन या एबनॉर्मल कंडीशन, ठीक है। कोई एबनॉर्मल कंडीशन प्रोड्यूस हुई, किसने प्रोड्यूस करी, मर्ज ने, और मर्ज कैसे प्रोड्यूस हुआ, सबब की वजह से हुआ। तो मैं ये कह रही हूँ सबब एबनॉर्मल कंडीशन, सबब गैर तबई हालत बदन में पैदा कर रहा है, तो क्या आप देखिए ये डायरेक्ट पैदा कर रहा है, नहीं पैदा कर रहा है ना, ये कैसे पैदा कर रहा है, सबब मर्ज पैदा कर रहा है, और मर्ज जो है एबनॉर्मल कंडीशन या गैर तबई कंडीशन को पैदा कर रहा है। तो सबब किसी गैर तबई हालत को बिल वास्ता पैदा कर रहा है या बिला वास्ता पैदा कर रहा है? मैंने बताया बिल वास्ता क्या होता है, इनडायरेक्ट, और बिला वास्ता क्या होता है, डायरेक्ट। तो सबब किसी जो हालत को कैसे पैदा कर रहा है, बिल वास्ता या बिला वास्ता? सबब मर्ज के थ्रू एबनॉर्मल कंडीशन पैदा कर रहा है, तो सबब कैसे कर रहा है, बिल वास्ता, ठीक है। और मर्ज, क्या मर्ज के भी बीच में कोई है एबनॉर्मल कंडीशन पैदा करने के लिए, नहीं है ना। तो मर्ज किसी कंडीशन को कैसे पैदा कर रहा है, बिला वास्ता। किसी को कोई कंफ्यूजन अब नहीं होगा, ठीक है। बिल वास्ता क्या है, बिला वास्ता क्या है, सीधे इस ग्राफ को, इस चार्ट को समझिए। सबब क्या कर रहा है, मर्ज पैदा कर रहा है, मर्ज क्या कर रहा है, एबनॉर्मल कंडीशन पैदा कर रहा है। अब सबब के क्योंकि मर्ज के थ्रू कर रहा है, दैट इज व्हाई सबब बिल वास्ता कॉज कर रहा है, और मर्ज क्या कर रहा है, एबनॉर्मल कंडीशन डायरेक्टली पैदा कर रहा है, मतलब बिला वास्ता। तो ये तो अब डिफाइन हो गया, समझ में आ गया ना कि मर्ज जो है, मर्ज क्या है, मर्ज वो गैर तबई हालत है, मर्ज वो गैर तबई हालत है जिसकी वजह से बदन इंसान के अफाल में खराबी पैदा होती है बिला वास्ता तौर पे। बिला वास्ता क्यों हुआ, समझ में आ गया, बिला वास्ता क्यों हो गया, मतलब डायरेक्ट, बिला वास्ता मतलब डायरेक्ट मर्ज क्या कर रहा है, जिसम इंसान में खराबी पैदा कर रहा है, पर डायरेक्टली, यानी कि बिला वास्ता। मर्ज को किसी भी तरह के किसी भी वास्ते की जरूरत नहीं है, मर्ज कैन डायरेक्टली अफेक्ट द एबनॉर्मल, डायरेक्टली मर्ज कैन डायरेक्टली लीड टू द एबनॉर्मल कंडीशन, ठीक है।
ये हो गया बिलावास्ता। अब समझते हैं बिज़ात क्या है। अब किसी भी चीज को, चाहे वो मर्ज हो, मर्ज कोई एबनॉर्मल कंडीशन पैदा कर रहा है, जिस तरीके से मर्ज गैर तबई हालत पैदा करता है उसी तरीके से अर्ज भी, अर्ज की वजह से भी गैर तबई हालत होती है। अब मर्ज जो है वो कैसे असर करता है और अर्ज कैसे असर करता है, तो इसको यहाँ पे डिफरेंशिएट करने के लिए है बिज़ात। क्योंकि मर्ज जो है वो किसी चीज को, जो असर होता है ना, जो इफेक्ट होता है, वो दो तरीके का होता है। एक होता है बिज़ात, एक होता है बिल अर्ज। बिल अर्ज, बिज़ात यानी कि लिख दे रहे हो, और ये होता है बिल अर्ज। तो दो तरीके का असर होता है, एक होता है बिज़ात, एक होता है बिल अर्ज। बिज़ात मतलब डायरेक्ट इफेक्ट और बिल अर्ज मतलब इनडायरेक्ट इफेक्ट। ठीक है, बिज़ात का मतलब होता है मर्ज जो है कोई भी खराबी पैदा कर रहा है डायरेक्टली, जो भी खराबी हो रही है बिज़ात हो रही है, यानी कि डायरेक्ट उसकी वजह से हो रही है, इसलिए मर्ज का असर कैसा है, मर्ज का जो इफेक्ट है वो है बिज़ात। और जो अर्ज का जो इफेक्ट होता है वो होता है बिल अर्ज। इसको हम एक ऐसे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल पानी, पानी हम पीते हैं या ठंडा पानी है, ठीक है, जो ठंडा पानी है वो कैसा असर पैदा कर रहा है, ठंडे पानी का असर कैसा होगा, ठंडा पानी ठंडक पैदा करेगा, ये डायरेक्ट इफेक्ट है इसका। बट अगर वही ठंडा पानी, अगर हम ठंडे पानी से नहाते हैं तो हमारी स्किन के जो पोर्स होते हैं क्या होते हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, उनमें क्या होता है, कॉन्स्ट्रिक्शन पैदा हो जाता है। जब स्किन में हमारे कॉन्स्ट्रिक्शन पैदा होता है तो उसकी वजह से क्या होती है, हमारे जो अंदर की बॉडी की हीट है वो क्या होती है, बाहर नहीं निकल पाती। जब बाहर नहीं निकल पाती है तो उसकी वजह से जो हीट है ना वो अंदर ही अंदर घुट के रह जाती है। तो जो बॉडी अब है वो ठंडा पानी, बट उसने इफेक्ट कैसा पैदा कर दिया, हीट इफेक्ट। ठीक है, यानी कि उसको पैदा करना था कोल्डनेस, इंस्टेड ऑफ कोल्डनेस इट लीड्स टू हॉटनेस। ठीक है, तो ये पर क्या ये ठंडे पानी का डायरेक्ट इफेक्ट हम डायरेक्टली किसी से कह दें कि नहीं ठंडे पानी ने क्या करा, उसकी वजह से गर्मी ज्यादा पैदा हो गई, ऐसा पॉसिबल है? नहीं, इट इज नॉट अ डायरेक्ट इफेक्ट, इट इज नॉट अ प्राइमरी इफेक्ट, इट इज अ सेकेंडरी इफेक्ट। यानी कि ठंडे पानी की वजह से डायरेक्टली ये ना होके इनडायरेक्टली एक तरीके से हुआ, ठंडे पानी की वजह से वैसोकंस्ट्रिक्शन हो गया जिसकी वजह से अंदर बॉडी की हीट रह गई तो वहां पे गर्मी पैदा हो गई। तो ये कैसा असर होता है, बिल अर्ज। तो अर्ज या जो है, जो अलामात है या अर्ज है, वो कोई भी एबनॉर्मल कंडीशन पैदा करती है बिल अर्ज तौर पे, यानी अर्ज का जो असर होता है वो बिल अर्ज होता है, यानी कि वो हमेशा सेकेंडरी या इनडायरेक्टली तौर पर अफेक्ट करेगी। जबकि मर्ज का जो इफेक्ट होता है, जो मर्ज का असर होता है वो कैसा होता है, बिज़ात होता है, यानी कि मर्ज जाती तौर पे असर करता है और अर्ज क्या है, अर्जी तौर पे असर करता है। अर्ज कभी भी जाती तौर पर असर नहीं करेगा। तो ये दो जो वर्ड्स हैं जो कि डिफरेंशिएट करते हैं बिज़ात और बिलावास्ता, सबब की डेफिनेशन को डिफरेंशिएट करते हैं किससे, वो जो है सॉरी मर्ज की डेफिनेशन को डिफरेंशिएट करते हैं किससे, सबब से और अर्ज से। मैंने दो वर्ड्स का यूज किया, किससे, मर्ज कैसे असर करता है, बिज़ात और बिलावास्ता तौर पर। ठीक है, तो बिज़ात किससे डिफरेंशिएट कर रहा है, अर्ज से, क्योंकि अर्ज कैसे कोई कंडीशन पैदा कर रहा है, अर्ज पैदा कर रहा है बिल अर्ज, लेकिन मर्ज कैसे पैदा कर रहा है, मर्ज कर रहा है बिज़ात। फिर मैंने एग्जांपल दिया किसका, बिलावास्ता, यानी कि जो दूसरा वर्ड टर्म यूज किया बिलावास्ता। मर्ज किसी कंडीशन को कैसे पैदा करता है, बिलावास्ता, और तो सबब कैसे पैदा करेगा, सबब पैदा करेगा बिलवास्ता। तो ठीक है, अभी कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं होगी। ठीक है, तो जो मर्ज है वो गैर तबई हालत है, मर्ज भी गैर तबई हालत है, सबब भी, जो अब एबनॉर्मल कंडीशन पैदा कर रहा तो वो सबब भी तो गैर तबई होंगे ना, और जो भी अर्ज है वो भी जो है गैर तबई तौर पर बॉडी के इफेक्ट दिखा रहे। तो पर जो डिफरेंशिएशन है इन तीनों के बीच में, वो बिल अर्ज और बिलावास्ता जो है वो मर्ज को डिफरेंशिएट करता है किससे, सबब से और अर्ज से। तो मर्ज बदन की वो गैर तबई हालत है जिसकी वजह से बदन इंसान के अफाल में बिज़ात और बिलावास्ता तरीके पर कोई खराबी पैदा हो जाती है। अब मैंने बता दिया बिज़ात कैसे हुआ, यानी कि डायरेक्टली खराब कर रही है, बिल और बिलावास्ता कैसे हुआ, यानी जो उसका असर हो रहा है किसी वास्ते के थ्रू नहीं हो रहा, डायरेक्ट हो रहा है। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू।